नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लॉक के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लॉक के ज्ञान सिद्धांत का अध्ययन किया था और हमने यह देखा था कि लॉक पूरी तरह से एक अनुभववादी विचारक था। उसने अपने ज्ञान सिद्धांत के अनुभववाद के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला था कि राजाओं के दैवीय अधिकार को और राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मनुष्य के अनुभव से सिद्ध नहीं होता है। आज हम लॉक के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। लॉक के समय में राज्य के सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत एक लोकप्रिय प्रणाली थी और हॉब्स ने उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। लॉक ने हॉब्स की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ही अपने राजनीतिक चिंतन का आधार प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव का वर्णन और तत्पश्चात सामाजिक समझौता सिद्धांत का आधार बनाया था। सर्वप्रथम लॉक के द्वारा प्रतिपादित मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करेंगे। लॉक अपने मानव स्वभाव की व्याख्या में मूलतः यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्योंकि एक बुद्धि संपन्न प्राणी है और उसकी बुद्धि के भीतर जो अंतर्निहित विवेक का तत्व है, वही मनुष्य का आधारभूत गुण होता है। प्रकृति के द्वारा प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि प्रदान की गई है और भाषा प्रदान की गई है। मनुष्य को मिली हुई यह बुद्धि एक प्रकार से उसके लिए ईश्वरीय वरदान है और यह एक दैवीय प्रकृति का स्फुल्लिंग है। मनुष्य के भीतर अंतर्निहित विवेक की क्षमता के कारण मनुष्य यह समझता है कि उसके लिए क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। क्योंकि सभी मनुष्यों में विवेक संपन्नता होती है, इसलिए अच्छे और बुरे की पहचान करने की सामर्थ्य भी प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इसी अंतर्निहित विवेक के कारण प्राकृतिक अवस्था में मानव समुदाय बहुत ही सुखमय, शांतिपूर्ण और सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य के भीतर का जो अंतर्निहित विवेक होता है, वह मूलतः उसी प्राकृतिक कानून का हिस्सा है जो संपूर्ण प्राकृतिक जगत में व्याप्त है। यह प्राकृतिक कानून जिसके द्वारा समस्त जीव जगत संचालित है, सभी पशु, सभी ब्रह्मांड के तत्व इसी प्राकृतिक कानून से ही संचालित होते हैं और वही प्राकृतिक कानून मनुष्य के हृदय में उसके विवेक के रूप में स्थापित रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कानून का दूसरा नाम मनुष्य की प्राकृतिक या मनुष्य की प्रज्ञा है। इसी मानवीय प्रज्ञा के कारण ही प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य एक बहुत ही सुखमय और नैतिक रूप से उच्चतर अवस्था में बहुत ही शांतिमय जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था में शांति और सद्भावना का साम्राज्य रहता है। मनुष्य एक दूसरे की परस्पर सहायता करते हैं और जब आवश्यकता होती है तब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और मनुष्यों में एक स्वाभाविक प्राकृतिक सामाजिकता की भावना होती है, जिसके कारण वे समुदाय के रूप में बिना किसी बाहरी नियंत्रण के होते हुए भी सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य अपने विवेक के अनुरूप
कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे अपना कार्य करने के लिए किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने शरीर के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। उसे अपने शरीर, अपनी संपत्ति का प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान रूप से अपने जीवन, अपने शरीर और अपनी संपत्ति का स्वाभाविक उपभोग करते हैं। इस प्रकार इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक के कारण सभी मनुष्यों में एक समानता की स्थिति रहती है तथा दूसरे सभी मनुष्य अपने इसी विवेक के कारण स्वतंत्र आचरण भी करते रहते हैं। इसीलिए प्राकृतिक अवस्था में भ्रातृत्व और न्याय का साम्राज्य होता है और प्रत्येक मनुष्य दूसरे की संपत्ति का रक्षण करता है और उसकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास नहीं करता। इस प्रकार से स्पष्ट है कि लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन है वो हॉब्स के द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल भिन्न और एक पूरी तरह से आदर्शात्मक स्थिति का चित्रण है। जबकि हॉब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य एक अहंकारमय, झगड़ालू और निरंतर युद्ध करने के लिए उद्यत एक शंकालु और आक्रामक मनुष्य का था, उसके विपरीत लॉक का मनुष्य एक स्वाभाविक शांति और सहयोग और सद्भावना बनाने वाला मनुष्य है। लॉक के लिए जीवन उत्तम है, जबकि हॉब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निकृष्ट है। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जिस कानून के अनुसार कार्य करता है, जिस नियम के अनुसार कार्य करता है, उसे लॉक प्राकृतिक कानून की संज्ञा देता है और यह बताता है कि प्राकृतिक कानून वह है जो पूरी प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है और जिसके अनुसार यह प्रकृति संचालित है। उस प्राकृतिक कानून का ज्ञान मनुष्य को अपने भीतर, अपने हृदय में अंतर्मुखी होकर के झांकने से मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने वह विवेक प्रदान किया है जो उसे बता सके कि किस प्रकार का आचरण प्राकृतिक कानून के अनुसार होगा। इस प्रकार से लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रज्ञा या बुद्धि प्राकृतिक कानून का ही दूसरा नाम है। ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक कानून का आरोपण प्रत्येक मनुष्य के हृदय में किया गया है और इसीलिए सभी समान और स्वतंत्र हैं। इस प्राकृतिक कानून का पालन करते हुए, प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करते हुए प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग भी करते हैं और ऐसे अनेक प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास होते हैं जिनसे उसे कोई भी सत्ता वंचित नहीं कर सकती। इन प्राकृतिक अधिकारों में प्रमुख है जीवन का अधिकार, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को पूर्णतः जीने के लिए स्वतंत्र है। उसको कोई भी उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसके प्राणों से अलग नहीं कर सकता और उसके जीवन पर यदि किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो प्राकृतिक कानून के अनुसार मनुष्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो आक्रमणकर्ता को इस बात के लिए दंडित कर सके। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार।
अपने जीवन को सर्वोत्तम रूप से जीने के लिए मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह अपने अधीन संपत्ति का प्रयोग करने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसको यह स्वतंत्रता है कि वह अपने विवेक के अनुसार कैसा भी आचरण कर सके। इसलिए स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र कार्य और स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में रहती है। तीसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसकी वह विस्तृत व्याख्या करता है और इसका उल्लेख हम कुछ ही क्षणों में करेंगे। अगला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की व्याख्या यद्यपि लॉक स्पष्ट रूप से नहीं करता, किंतु जब वह यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के पास विवेक है, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता का, जीवन का और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख समान रूप से करता है, इसी अवधारणा में समानता का अधिकार भी छिपा हुआ है। प्राकृतिक अवस्था में कोई भी किसी से उच्च नहीं है, कोई किसी से हीन नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है और कोई किसी का दास नहीं है। सभी व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समान रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राकृतिक अवस्था में इन उपर्युक्त जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करता है और उस प्राकृतिक कानून को स्वयं क्रियान्वित करने का अधिकार रखता है। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई बाहरी सत्ता नहीं होती जो यह बता सके कि प्राकृतिक कानून क्या है और उसे कैसे क्रियान्वित किया जाए। इसलिए यह हर मनुष्य अपने विवेक के अनुसार निश्चित करता है कि उस कानून को कैसे क्रियान्वित किया जाए। और साथ ही इसी से जुड़ी हुई जो अगली बात है वो ये है कि प्राकृतिक कानून को भंग करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति अपने पास रखता है। जब व्यक्ति उसके ऊपर उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति को दंडित करता है, तब उसे अपने अंतःकरण के शांत विवेक की आवाज़ के अनुसार ही आचरण करना चाहिए और वैसा आचरण करता हुआ वह विवेक सम्मत दंड आक्रांता मनुष्य को प्रदान कर सकता है। इस प्रकार लॉक यह बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास जीवन यापन करने के लिए बहुत से प्राकृतिक अधिकार होते हैं और इन प्राकृतिक अधिकारों के कारण ही मनुष्य का जीवन बहुत सुखमय भी होता है। इन प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिकार है। लॉक अन्य अधिकारों की अपेक्षा संपत्ति के अधिकार की विस्तार से व्याख्या करता है और वह व्यापक रूप में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को भी संपत्ति के अधिकार में सम्मिलित कर देता है। उसका मानना है कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य की आयु और मनुष्य को कार्य करने की स्वतंत्रता, ये सब उसकी निजी संपत्ति की तरह है और इसलिए वह संपत्ति के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करता है। किंतु यदि संपत्ति के अधिकार का सामान्य संपत्ति के रूप में उल्लेख करें तो लॉक यह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भौतिक संपदा के रूप में जो संपत्ति होती है उसका भी पूर्ण अधिकार प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान था। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक अवस्था में निजी संपत्ति की अवधारणा का ज्ञान मनुष्य को रहता है। इसलिए संपत्ति का अधिकार राज्य और समाज के जन्म से पहले का अधिकार है और वस्तुतः इसी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए ही
राज्य और समाज का उदय होता है और सरकार इसी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने वाली एक न्यासिता प्राप्त सत्ता होती है। संपत्ति की अवधारणा का विवेचन करते हुए लॉक यह बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक सामान्य संपत्ति, जिसका अर्थ यह है कि प्रकृति में स्वाभाविक रूप से मिलने वाली वनस्पति, पशु जगत तथा अन्य जो भी संपदा है, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वे सामान्य संपत्ति हैं और उस पर किसी एक मनुष्य का निजी स्वामित्व नहीं होता, वरन वे सभी मानव समुदाय की साझा संपत्ति होती हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है और शेष को मानव समुदाय के लिए छोड़ सकता है। प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरण में इसी प्रकार की सामान्य संपदा रही होगी, किंतु जैसे जैसे प्राकृतिक अवस्था का विकास होता है या प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार जब आगे बढ़ता है, तब वह यह सीख जाता है कि इस प्राकृतिक भौतिक संपदा में यदि मनुष्य अपने श्रम को भी मिला ले या वह अपने पास की कुछ अन्य वस्तुओं को भी मिला ले और जिस नवीन वस्तु का उत्पादन कर दे, तो वह मनुष्य की निजी संपत्ति बन जाएगी। सरल से शब्दों में इसका अर्थ यह है कि लॉक यह समझाता है कि इस सामान्य संपत्ति में से ही मनुष्य निजी संपत्ति का निर्माण कर सकता है और उसके निर्माण का जो मुख्य तत्व है वो है मनुष्य का श्रम। अर्थात यदि जमीन के किसी टुकड़े पर, जो कि एक सामान्य संपत्ति है, किंतु यदि उस पर मनुष्य मेहनत करके बीज बोता है, उस बीज को यदि नियमित पानी देता है, खाद देता है, उसका पोषण करके एक वृक्ष तैयार करता है और उस वृक्ष से उस भूमि पर जो फल प्राप्त होते हैं वे मनुष्य की निजी संपत्ति हो गए। भूमि का वह टुकड़ा जहाँ पर वह मेहनत करके खेती करता है और उसके पश्चात वह जो खाद्य सामग्री प्राप्त करता है वो उसकी निजी संपत्ति हो गई। इसी प्रकार से अपने श्रम से वह पशु को पालतू बनाता है, पशु को भोजन पानी दे करके उसे अपने कार्य के लायक तैयार करता है, तो वह पशु भी उसकी निजी संपत्ति हो गई। इस प्रकार से प्रारंभिक सामान्य संपत्ति से ही बाद में श्रम के योग से निजी संपत्ति का निर्माण होता है और यह निजी संपत्ति प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन को बहुत ही सुखमय और आनंददायक बनाने वाली होती है। इस निजी संपत्ति से कोई भी सत्ता मनुष्य को छीन नहीं सकती और मनुष्य का यह एक स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार है कि वह अपनी निजी संपत्ति का स्वामी बना रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि जब लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही सुखमय आनंददायक थी, जब प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य एक दूसरे के साथ सहयोग से रहता हुआ शांति के साथ जीवन यापन करता था, तो फिर ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई जिसके कारण उसे उस अवस्था का त्याग कर देना पड़ा और एक समझौता करके एक नए प्रकार के राज्य का निर्माण कर देना पड़ा। लॉक के लिए इस तर्क तक पहुंचना एक बहुत कठिन काम था, किंतु फिर भी वह अपने ट्रीटाइजेस में सेकंड ट्रीटाइज के एसे ऑन सिविल गवर्नमेंट के अध्याय 2 और 7 में इसका उल्लेख करता है और वो ये बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में उत्तम परिस्थितियों के होते हुए भी मनुष्यों को कुछ कठिनाइयां थीं।
उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ गंभीर दोष थे, और वो दोष ये थे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक कानून को क्रियान्वित करने का अधिकार था, और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि जो भी कोई उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर आक्रमण करेगा तो वह आक्रमणकर्ता को दंड देने का अधिकार रखता है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक कानून की अपनी अपनी व्याख्या करते हुए अपने अपने दंड निर्धारित करता है। अर्थात यह कठिनाई थी कि प्राकृतिक अवस्था में कोई प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने वाली सर्वमान्य सत्ता नहीं थी, और दंड देने का अपना अपना विवेक इसलिए भी कठिनाई उत्पन्न करता था क्योंकि मनुष्य आत्म प्रेम के कारण अपने प्रियजनों को कम दंडित करता था, और जिन व्यक्तियों से उसे क्रोध और प्रतिशोध की भावना होती थी उन्हें वह आवश्यकता से अधिक दंड देकर उनको प्राणों से भी वंचित कर सकता था। इस प्रकार से दूसरों को दंड देने की मर्यादा का वह अतिक्रमण भी कर सकता था। इस प्रकार से प्राकृतिक कानून की व्याख्या और उसका उल्लंघन करने पर दंड देने वाली एक निष्पक्ष सत्ता की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण प्राकृतिक अवस्था में बहुत अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लग गई, और ऐसी अवस्था में अव्यवस्था का उत्पन्न होना बिल्कुल भी अस्वाभाविक नहीं है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक स्थान पर एकत्र होते हैं और एक दूसरे के साथ इस प्रकार का समझौता करते हैं कि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके, और इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है और एक सामाजिक समझौता सभी मनुष्य मिलकर के करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। मनुष्य जो समझौता करते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के साथ समझौता करता है, और इस प्रकार से इस समझौते का स्वरूप सामाजिक है। अर्थात समझौता व्यक्ति शेष मानव समुदाय के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के करता है, और इस समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज को अपने वो प्राकृतिक अधिकार सौंपने के लिए तैयार हो जाता है जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी। और वो प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं, इनका उल्लेख हमने अभी अभी किया है, और हमने ये देख लिया था कि मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो उसके जीवन को सुखमय बनाते हैं, किंतु प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना और उसका उल्लंघन करने वाले को दंडित करना, ये दो मूल अधिकार ऐसे थे जिनके कारण ही प्राकृतिक अवस्था में असुविधा उत्पन्न हुई थी। इसलिए इन्हीं अधिकारों को संभव बनाने के लिए, इन्हीं अधिकारों को इन्हीं प्राकृतिक कानून और अधिकारों को निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए ही मनुष्य आपस में समझौता करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वे केवल प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना, उसे क्रियान्वित करना और उसका भंग करने वाले को दंडित करना, ये तीन अधिकार संपूर्ण मानव समुदाय को प्रदान करेंगे, और शेष जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार से एक राज्य का अथवा राजनीतिक समाज का निर्माण हो जाता है।
किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक समाज के निर्माण के पश्चात भी मनुष्य के ये प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं और राज्य की शक्ति को मर्यादित करते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में पहले तो प्रत्येक व्यक्ति शेष मनुष्य समुदाय के साथ समझौता करके राज्य का निर्माण करता है और उसके पश्चात जब राज्य की स्थापना हो जाती है तब वे अपने में से ही कुछ व्यक्तियों को या एक व्यक्तियों को या अधिकांश व्यक्तियों को शासन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। लॉक उसे ट्रस्ट अथवा न्यास की संज्ञा देता है। यह जो दूसरे प्रकार का व्यवस्था का तरीका है, लॉक उसे संविदा नहीं कहता वरन न्यास कह करके पुकारता है। न्यास की अवधारणा को यदि हम समझें तो न्यास का अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि समाज किन्हीं व्यक्तियों को यह अधिकार दे देता है कि आप हमारी तरफ से यह कार्य कीजिए और यदि ये कार्य ठीक प्रकार से संचालित नहीं होता है तो हम आपसे इस कार्य को करने का अधिकार छीन लेंगे। इस प्रकार से न्यासिता की यह अवधारणा राज्य और सरकार के बीच में संपन्न होती है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत पहला जो समझौता होता है जिसे लॉक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की संज्ञा या मूल संविदा की संज्ञा देता है, वह बार बार अपने ग्रंथ में मूल संविदा शब्द का प्रयोग करता है। वह तो वास्तविक समझौता है, किंतु जो राजनीतिक समाज और सरकार के बीच में जो समझौता होता है वह वास्तव में एक समझौता नहीं है वरन वह एक प्रकार की न्यासिता है और सरकार को यह कार्य सौंपा जाता है कि वह प्राकृतिक कानून की निष्पक्ष व्याख्या करेगी, उस प्राकृतिक कानून को भली प्रकार से लागू करेगी और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करेगी। इस प्रकार से सरकार के ऊपर दोहरा नियंत्रण लग जाता है। सरकार को मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी और साथ ही प्राकृतिक कानून की भी निष्पक्षता से लागू करना पड़ेगा। इस प्रकार लॉक का समझौता समाज को और सरकार को केवल सीमित शक्तियां ही प्रदान करता है। मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, तो इसलिए यह दास्ता का पट्टा नहीं वरन स्वतंत्रता का अधिकार पत्र बन जाता है। लॉक के शासन में यह जो समझौता है वह सर्वसम्मति से किया जाता है, अर्थात ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो समझौते में पीछे छूट गया हो। यह प्रारंभिक समझौता सर्वसम्मति से किया गया है, अर्थात राज्य का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है, वह जनता पर निरंकुशता पूर्वक थोपा नहीं गया है। एक और विशेषता इसकी यह है कि देश की सरकार के द्वारा जो सेवा की गई है उसे प्रत्येक पीढ़ी स्वीकार करती है और यदि वह वयस्क होकर के भी एक निश्चित उम्र को प्राप्त करने के पश्चात भी यदि उसे स्वीकार करती है तो लॉक का कहना है कि यह मान लेना चाहिए कि उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को या मूल समझौते को आने वाली हर पीढ़ी स्वीकार करती है और इस प्रकार से राज्य की निरंतरता बनी रहती है। लॉक का यह मानना है कि एक बार जो समझौता हो गया वह अटल है, अर्थात इसे जनता भंग नहीं कर सकती। जनता राजनीतिक क्रांति के द्वारा
सरकार को तो भंग कर सकती है, अर्थात सरकार न्यासिता के अपने कर्तव्य के अंतर्गत शासन करने के अपने दायित्वों का यदि निर्वहन नहीं करती है तो जनता के पास ये अधिकार है कि वह ऐसी सरकार को बर्खास्त करके किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को शासन का अधिकार सौंप दे। किंतु राज्य का अंत उससे नहीं होता है, केवल सरकारों में परिवर्तन होता है। फिर राज्य के पहली बार निर्माण के समय सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है, किंतु जब एक बार राज्य का निर्माण हो जाता है उसके बाद राज्य का शासन बहुमत से ही संचालित होता है, क्योंकि राज्य के क्रियान्वयन में यदि सर्वसम्मति की अपेक्षा की जाएगी तो सभी मनुष्यों में विवेक होने के कारण वे किसी भी बात को स्वीकार करें, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए व्यावहारिक रूप से यही ठीक है कि जिसे बहुमत ने स्वीकार कर लिया उसे अल्पमत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से समझौते के पश्चात जो राज्य अस्तित्व में आता है वह व्यावहारिक रूप से एक मेजॉरिटेरियन स्टेट या मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट या बहुमत का शासन होता है, और अल्पमत पर वह स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से एक जो प्राकृतिक अवस्था से निकल कर के मनुष्य जिस सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य की स्थापना करते हैं वह राज्य कुछ विशेषताओं से युक्त होता है। अगले वीडियो में हम लॉक के राजनीतिक चिंतन के शेष पक्षों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।